हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के एग्जाम्पल को, और उसके बाद फिर देखेंगे लेंज लॉ को। ठीक है, तो देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जो कि एक सर्किट में इंड्यूस हुए ईएमएफ के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो होता है कुछ ये कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। क्लियर? तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये क्या कर रहा है? ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक कॉयल है। इस कॉयल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, ठीक है, जो इससे लिंक्ड फ्लक्स है, वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका रेट क्या है चेंज होने का, इस बात पे डिपेंड करता है कि इस जो हम ये जो हमारी कॉयल है, इस पे कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि इस पे कितना वोल्टेज अपीयर होगा, मैक्सिमम वोल्टेज इस पे कितना अपीयर होगा। क्लियर? तो इसी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाते हैं तो इसी को एक्सप्रेशन को ऐसे n डी फाई बी बाई डी टी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन थे। इसमें से जो ये माइनस टर्म है, इसका सिग्निफिकेंस भी बताया था। आज उसी को हम लोग लेंज लॉ से और अच्छे तरीके से समझेंगे कि इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे है हमें हेल्प करता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं इसका। तो हमारे पास क्या है? अ सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। तो एक सर्कुलर कॉयल है हमारे पास, लेट अस सपोज ऐसी एक कॉयल है। उस कॉयल का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ठीक है, जो इस पे नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं वो कितने हैं? इस तरीके से ऐसे करते हुए यहाँ पर 500 टर्न्स है। ठीक है, कितने टर्न्स है? 500 टर्न्स। यानी कि ये जो वैल्यू है वो है कैपिटल एन की वैल्यू। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस पूरी कॉयल का, जिसपे कि 500 टर्न्स है, उसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, रेजिस्टेंस है 2 ओम का। क्लियर? इसको रखा गया है, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसको रखा गया है इस तरीके से कि इसका जो प्लेन है, ठीक है, ये क्या है? प्लेन है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अर्थ की जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, उसके अलोंग। यानी कि जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या होती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकलकर नॉर्थ में एंटर करती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है, ये अंदर है ये। ठीक है, तो अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो हम इस तरीके से देखते हैं कि देखो, हम कंपेयर करते हैं उसको हॉरिजेंटल के साथ। ठीक है, हॉरिजेंटल किसको लेते हैं? मान लो कि मैंने इस पॉइंट पर चूज किया, अर्थ के इस पॉइंट पर, तो इसको अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं, तो लेट अस सपोज ये एक हमारी फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस पे इस फ्लैट सरफेस पे अब यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी भी हो सकती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर चूज करना है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। किसको चूज करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। क्लियर? यानी कि सिंपली आप क्या समझ सकते हैं कि एक अर्थ जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात तो सिंपली ये कि हम अर्थ के उस मैग्नेटिक फील्ड के उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ का जो सरफेस है उसके जस्ट पैरेलल है। ठीक है, कि अर्थ का अगर सरफेस है ये, तो इसके जस्ट पैरेलल जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उस कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो कॉयल रखी हुई है ये ऐसे रखी हुई है, इसका प्लेन जो है ऐसा रखा हुआ है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है? इसको ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जा रही है। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ पे आई?
फिर क्या है इस पे कि इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर थ्रू 180 डिग्रीज। इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, इसके वर्टिकल डायमीटर के अबाउट थ्रू 180 डिग्री। अब वर्टिकल डायमीटर के अबाउट का मतलब ये है कि इसके अबाउट, इस चीज के अबाउट, ठीक है। इस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई और ये वर्टिकल। तो इसके इस डायमीटर के अलोंग इसको रोटेट किया जा रहा है, यानी कि इसका इस पे जो रोटेशन हो रहा है कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से, इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ये चीज रोटेट कर रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है। मान लीजिए कि ऐसा कॉइल है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस पे ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। ये क्या किया, इसको हमने रोटेट किया 180 डिग्रीज रोटेट कर दिया, कितने टाइम्स पर, 0.25 सेकेंड्स पे। यानी कि इस पे अगर हम बात करें तो देखिए इसका एक एरिया वेक्टर होगा। क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो मान लीजिए कि एरिया वेक्टर अगर इसका पहले ऐसे था, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, इनिशियली 0 डिग्री। जब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, ये जब पूरा रोटेट कर जाएगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा यहां पर 180 डिग्रीज। क्लियर, बात समझ पे आई। ऐसे ये 180 डिग्रीज हो गया, ठीक है। अब ये 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में टाइम कितना लगा, उन्होंने बताया कि टाइम लगा है 0.25 सेकेंड्स, इतना टाइम लगा उनको, ठीक है। तो हमें बताना है एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो सबसे पहले हम ईएमएफ निकालेंगे। ईएमएफ हमारा एक तरीके का वोल्टेज ही है, तो ईएमएफ जब निकल कर आ जाएगा जो कि वोल्टेज की तरह होता है, और हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, फिर जाकर हम R से डिवाइड करके जो हमारा करंट की वैल्यू उसको भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, देखो 2 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। इस पे क्या है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेसेस इतना। उन्होंने कहा कि अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू है इतनी। यानी कि सिंपली हम लोग बी ले सकते हैं इसको, कितना, बी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। इसी को हम एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, बी एच। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो हमें देखो क्या सबसे पहले निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। तो ईएमएफ इस पे इंड्यूस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस निकालते कैसे हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, चेंज इन फ्लक्स की। किसकी जरूरत होती है, चेंज इन फ्लक्स की। और देखो यहां पर हमें टाइम दिया हुआ है 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, और कितने टाइम में चेंज हुआ है उसको उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। ये तो तब था जब हमारा ये जो चेंज इन फ्लक्स होता वो एक फंक्शन होता टाइम का, तब हम उसको डिफरेंशिएट करके ऐसे निकाल लेते। बट जब फंक्शन नहीं होता है तो सिंपली हम लोग ईएमएफ इस तरीके से भी निकाल लेते हैं, चेंज इन फाइव डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जितनी टाइम पर चेंज हुआ है, ठीक है। और ये माइनस साइन हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। तो आप अगर इसको माइनस, बिना माइनस साइन लिए भी कैलकुलेट अगर करें, तब भी आपका जो उसका मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा वो सही निकल कर आएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। क्लियर। तो अब इसको समझा दिया कि इस पे क्या हो रहा है, तो सिंपली हमारे पास क्या बचा कि इस पे देखो, जब ये थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन पर था और फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, बाकी चीजें सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की देखो वैल्यू सेम है, जो एरिया है इसका वो सेम है क्योंकि इसकी रेडियस सेम है। क्या है, इसकी रेडियस सेम है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज यहां पर थीटा हो रहा है। और हमने कल बताया था कि ये जो फाई होता है वो 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है, बी ए कॉस थीटा, यानी कि बी से चेंज किया जा सकता है, बी चेंज करके,
या फिर ए चेंज करके, या फिर थीटा चेंज करके। तो देखो यहाँ पर बी और ए कांस्टेंट है, चेंज किसको कर रहे हैं, थीटा को। बात समझ पे आई? तो इस एग्जांपल से आपको समझना है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या ए चेंज करके नहीं, थीटा को भी चेंज करके फ्लक्स चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ये एग्जांपल भले ही बहुत बड़ा लग रहा हो, बट इस पे सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, क्योंकि जब तक चेंज इन फ्लक्स नहीं होता तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन थीटा की वजह से। यहां पर चेंज इन फ्लक्स आ रहा है किसकी वजह से, चेंज इन थीटा की वजह से। पहले कितना था, जीरो, यहां पर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो तो अब समझ पे आ रहा होगा क्या करेंगे हम लोग। इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे किससे कितना पास हो रहा था, फाइनल फ्लक्स निकालेंगे कितना पास हो रहा था, दोनों पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना डिफरेंस आया, चेंज कितना आया, और उसको डिवाइड कर देंगे कि कितने टाइम पर आया। ठीक है, समझ गए? तो इसी को कुछ इस तरीके से करेंगे। बी इनिशियल हमारा हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू थी हमारी 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो ए था, एरिया, एरिया किसका, कॉइल का। और कॉइल का जो एरिया है वो कितना है हमारा, वो है पाई आर स्क्वायर। और आर कितना था, 10 सेंटीमीटर। कितना था, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है हमारा 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसको जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पाई इंटू 10⁻²। ठीक है, कैसे, ये इसको हम 10⁻1 भी लिख सकते हैं ना, 10⁻1 मीटर। और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है पाई इंटू 10⁻2। ये हो गया एरिया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि पहले जो कॉइल थी उस पर उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल थी, तो उनके बीच का एंगल जो था वो कितना था, 0 डिग्रीज था। ठीक है, एंगल उनके बीच का कितना था, 0 डिग्री। क्लियर? तो कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना हो जाएगा, 3 पाई इंटू 10⁻7 वेबर। वेबर इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, इनिशियल फ्लक्स थ्रू द कॉयल कितना, 3 पाई इंटू 10⁻7। उसके बाद हम लोग फाइनल फ्लक्स निकालेंगे। देखो वो कितना था, 3 पाई इंटू 10⁻7 वेबर। ठीक है, इनिशियल फ्लक्स था ये। उसके बाद फाइनल मैग्नेटिक फील्ड देखो उतनी ही है, एरिया उतना ही है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, एंगल। तो हो गया कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो वो हो जाएगा -3 पाई इंटू 10⁻7 वेबर। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज। क्या निकालेंगे, चेंज। तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा फाई निकालेंगे। तो हमारा डेल्टा फाई जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा कि फाइनल फ्लक्स कितना था माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना। ठीक है, फाइनल फ्लक्स था -3 पाई इंटू 10⁻7, और जो इनिशियल था ये वाला माइनस साइन ये आ गया, ये फाइनल था ये पूरा। उसके बाद ये माइनस साइन आया, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया 3 पाई इंटू 10⁻7, ये आ गया। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, -6 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, ये हो गया ये। अब जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर ये जैसे माइनस साइन आया है, अगर इस पे हम शुरुआत में माइनस लेकर चलें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन का सिग्निफिकेंस जो है वो सिर्फ इतना है, वो रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को। तो आप अगर यहाँ पर माइनस साइन ड्रॉप भी कर दे, इसका सिर्फ ऐसे ले मॉड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मॉड लेंगे जब हर जगह पर, तो ये हमारा 6 पाई इंटू 10⁻7 निकल कर आ जाएगा। देखिए समझिए इस बात को, माइनस यहां पर आखिर है क्या, माइनस एक सिंपली ये चीज बताएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, बट चेंज कितना है, चेंज तो हमारा इतना ही है ना, चेंज तो इतना ही है। ठीक है, तो ये जो चेंज है इस चेंज को हमें देखना है। तो अब देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो गया n इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। एन हो गया 500 इंटू 6 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.25, इतने टाइम पे हुआ था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये
इतना 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स, इतना निकल कर आ गया। अब हमें आई निकालना है, तो आई जो होता है वो हमारा होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। क्लियर? तो यहां पर ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स डिवाइडेड बाय कितना ओम था हम लोग का, ये 2 ओम था। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स। ठीक है, क्लियर? तो ये निकल कर आ गई इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू, और ये निकल कर आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब चलते हैं आगे हम लोग और देखते हैं लेंज लॉ को। ठीक है, तो लेंज लॉ आखिर है क्या, और वो जो माइनस साइन है, माइनस साइन जैसे मैंने पहले कहा है कि माइनस साइन समझ पे आ जाएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि वो क्यों यूज किया गया है, जब लेंज लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लेंज लॉ जो है वो बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी क्या है। ठीक है, पोलैरिटी यानी कि जैसे एक सर्किट है, और इस सर्किट में हमने बैटरी लगाई। क्या लगाई? बैटरी। बैटरी अगर हमने ऐसी लगाई है तो करंट जो फ्लो करेगा वो ऐसा फ्लो करेगा। मान लीजिए यहां पर एक रजिस्टर है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा इस रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने बैटरी ऐसी लगा दी तो करंट इस पे इधर से फ्लो करेगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन इधर होगी। सिंपली जो करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो इधर होगी। यहां पर क्या हुआ पोलैरिटी से, मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है। देखो बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव, तो यही इसकी पोलैरिटीज है। पोलैरिटी रिवर्स जब हमने कर दी तब करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले जब ये पॉजिटिव इधर था नेगेटिव उधर था तो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, पर जब हमने इसकी पोलैरिटीज को चेंज कर दिया, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव कर दिया, तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। ठीक है, बात समझ पे आई? तो अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से हमें सिंपली ये देखना है कि जो लेंज लॉ है वो अब कैसे बताएगा हमारा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, और उसी पोलैरिटी से हमें ये जो करंट की डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी। अब बात क्लियर हुई? तो लेंज लॉ क्या बताएगा कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक सर्किट में करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इंड्यूस्ड करंट के लिए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, Lenz law states that the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current that opposes the change in magnetic flux that produced it। तो देखो इस पे मेन चीजें क्या है, कहां कहां आपको फोकस करना है। पहली तो है कि जो लेंज लॉ है वो बताता है पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये निकलता कैसे है? ये निकलता ऐसे है कि ये एक ऐसे करंट को प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब कि देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा वो कि वो एक ऐसे करंट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा जो कि अपोज करे, जो कि अपोज करे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें तो समझ पे आ जाएगा। वो ये है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है ऐसा। अब इस क्लोज्ड लूप में देखो कहीं भी इस तरीके से बैटरी नहीं लगी हुई है, तो इस पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कॉइल है और इसके पास एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है। नॉर्थ पोल क्या आ रहा है? पास आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ पोल जब पास आएगा तो यहां पर इस जगह पर इस कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज होगा। और वो फ्लक्स चेंज क्यों होगा? क्योंकि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही होगी। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या कह रहा है? लेंज लॉ कह रहा है कि देखो यहां पर फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से
मतलब फैराडेज लॉ कह रहा है कि यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ और उसकी वजह से इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर लेंज लॉ बताएगा कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है। तो लेंज लॉ ये कहता है कि देखो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो एक इस तरीके से जनरेट होगा कि जो करंट आए इसके अंदर, जो करंट प्रोड्यूस हो, वो क्या करे कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसको घटाने की कोशिश करे। क्या करे? घटाने की। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ क्यों रही है? मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से बढ़ रही है यहां पर इसके अंदर से, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल वाला था वो पास आ रहा था। तो अगर किसी तरीके से ये जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इस नॉर्थ पोल को अपोज करे, क्या करे? अपोज करे, तो काम बन जाएगा। ठीक है। तो वो करता क्या है कि यहां पर एक ऐसे करंट को जन्म देता है जो इस फेस पर, इस तरफ एक नॉर्थ पोल क्रिएट कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कुलेटिंग करंट लूप होता है वो बिहेव करता है एज अ डाइपोल। ये एज अ डाइपोल बिहेव करता है सर्कुलेटिंग करंट लूप। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे फॉर्म होती है कि देखो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इसको अपोज करना है, और अपोज तभी होगा जब इधर पे नॉर्थ पोल हो। तो करंट भी यहां पर ऐसे इंड्यूस होगा कि यहां पर बना ले नॉर्थ पोल। यानी कि देखो सिंपली ये कि ये नॉर्थ पोल है, ये अगर पास आ रहा है तो करंट यहां पर ऐसा इंड्यूस होगा जो कि यहां पर क्रिएट कर लेगा नॉर्थ पोल, जिसकी वजह से ये एक रिपल्सन महसूस करेगा। ठीक है। ये जो है यहां पर इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा जो इसको क्या करेगा? धकेलने की कोशिश करेगा। समझे? तो उसकी वजह से होगा क्या? यहां पर देखो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है। और इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर यहां पर एक नॉर्थ पोल बन रहा है तो आप एन लिखिए और एन के जो एंड्स हैं उस पर एक ऐसे घुमाकर एरो लगा दीजिए। ठीक है। तो जब ऐसा एरो लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि करंट की जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो इधर है। ठीक है। तभी यहां पर हमारे जो ये नॉर्थ पोल पास आ रहा था उसको रिपल्सन महसूस होगा, ये अपोज करेगा। ठीक है। अब सेम चीज, सेम मैग्नेट है बट ये दूर जा रहा है। ये क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो जब ये दूर जा रहा है तो होगा क्या कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब घटने लगी, जिसकी वजह से फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये जो है ये फ्लक्स घट रहा है, या कह लीजिए कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, उसको पास खींचना है, तो क्या करना होगा? यहां पर एक साउथ पोल लाना होगा। तो करंट एक ऐसा इंड्यूस हो जाता है कि यहां पर अपने आप में बना लेता है एक साउथ पोल। क्या बना लेता है? साउथ पोल बना लेता है। तो जैसे यहां पर एक साउथ पोल बनाता है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर एक साउथ पोल फॉर्म हो जाता है। तो अब याद करिए जो एक्सपेरिमेंट्स थे वहां पर एक बार मैग्नेट को पास ले जाने में और उसी बार मैग्नेट को दूर ले जाने पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी। गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो आज आपको समझ पे आया होगा ये क्यों होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इस फ्लक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर कॉज था कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? इसको धकेलने की कोशिश करेगा, और इस पे इसको रिपल्सन तब महसूस होगा जब यहां पर नॉर्थ पोल हो। तो करंट भी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि वो क्या करे? जो नॉर्थ पोल पास आ रहा है अपने यहां पर नॉर्थ पोल बनाकर उसको रिपेल करे। ठीक है। रिपेल कर रहा है। यहां पर देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो यहां पर क्या करेगा? यहां पर ये अपने आप इस नॉर्थ पोल को खींचने की कोशिश करेगा, इस तरीके से यहां पर अपने अंदर करंट को इंड्यूस करेगा। तो यहां पर साउथ पोल बनाना होगा उसको, तभी ये अट्रैक्ट कर पाएगा। देखो ये जा रहा है दूर, कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है उसको क्या, इसको क्या कर रहा है? इसको दूर ले जा रहा है। जबकि यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट है वो कहेगा अरे दूर मत जाओ, रुको। तो रोकेगा वो कैसे? रोकेगा अपने अंदर एक ऐसा करंट डेवलप करेगा जिससे कि यहां पर जनरेट हो साउथ पोल,
और वो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब साउथ पोल हमें यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, वो कब दिखाई देगा, जब करंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए एक और चीज, कि यहां पर नॉर्थ पोल बनना और साउथ पोल बनना और इस करंट की डायरेक्शन, ये कोई नई चीज नहीं है। नई चीज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एन बनाया फिर उस पे ऐसे एरो लगाया तब जाके हमें पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसा है नहीं। आप अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी यहाँ पर इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली ये कि अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल फॉर्म होना होगा, और अगर इस साइड पर नॉर्थ पोल फॉर्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इधर से निकलेगी और उसके पीछे तरफ से एंटर करेगी और ऐसा एक कंप्लीट लूप फॉर्म करेगी, यानी कि ये इधर बन रहा है नॉर्थ पोल। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे थंब की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो कर्ल्ड फिंगर्स क्या करेंगी, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी। यहाँ पर थंब को प्लेस करिए, थंब इधर हो जाएगा और कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर से निकल रही होगी और इधर से एंटर करेगी, ठीक है, ऐसे। तो उधर से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड तो हम उस डायरेक्शन पे रखेंगे, और जो इंड्यूस्ड हमारा करंट होगा उसकी डायरेक्शन में पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये जो ये वाला है कि एन अगर बन रहा है यहाँ पर तो उसको करो ऐसे घुमा दो, तो ये एक शॉर्टकट है, ठीक है, ताकि आसानी से हमें समझ पे आ जाए। तो सेम चीज को अगर हम क्या करें, सेम चीज को हम मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कॉइल है और यहां पर एक साउथ पोल को लाया जा रहा है, पास क्या किया जा रहा है, साउथ पोल को लाया जा रहा है। अब बताइए यहां पर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, साउथ पोल पास आ रहा है तो यहां पर क्या करेगा, ये एक ऐसे पोल को जनरेट करेगा वो जो इंड्यूस्ड करंट है कि इसकी डायरेक्शन इसके पास आने को अपोज करे, अपोज करे। तो अपोज कैसे करता है, साउथ पोल रिपेल करते हैं तो यहां पर फॉर्म होगा साउथ पोल। तो सिंपली हम लोग इस पे बहुत ज्यादा ना सोचकर डायरेक्ट ऐसे बढ़ा देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है जो करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे हो जाएगी। तो देखो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में पता चल गई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अगर सेम चीज कॉइल है और इस कॉइल पे यहां पर एक बार मैग्नेटिक जिसका साउथ पोल इधर है जबकि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, साउथ पोल इस वाले से दूर जा रहा है। तो जब ये दूर जा रहा है तो यहां पर एक ऐसा पोल जनरेट होगा जो कि इसको अट्रैक्ट करे। तो साउथ पोल अट्रैक्ट किससे होता है, नॉर्थ पोल से। तो यहां पर बन जाएगा नॉर्थ पोल और यहां पर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। देखो पर यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल पास जा रहा था, यहाँ पर साउथ पोल दूर जा रहा है, और ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। कि यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा था और जबकि साउथ पोल यहाँ पर पास आ रहा है, तब जाकर यहाँ पर हमें साउथ पोल मिल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो लेंज लॉ हमारा क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसको बताने का काम करता है। तो वो जो माइनस साइन है यही चीज बता रहा होता है, लेंज लॉ से ही वो आता है माइनस साइन, जो कि बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। और हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स पे लेंज लॉ को थोड़ा सा और समझेंगे कि उस पे और क्या क्या चीजें उस पे हैं, और एग्जाम्पल्स को लगाएंगे ताकि डिफरेंट सिचुएशंस पे हम लोग लेंज लॉ लगाकर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालना सीखें। क्योंकि देखो ईएमएफ कैलकुलेट करना सीख गए हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करना सीख गए, हमने उसके एग्जांपल्स लगाए। अब हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को निकालना, जो कि हम लेंज लॉ से पता चलेगी। तो अभी हमने लेंज लॉ का आज इंट्रोडक्शन दिया और उसका काफी चीजें बताई है लेंज लॉ इतना ही, बट साथ में एक और चीज है उसको और हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ वो बताएंगे, फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करके, जिससे कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है जिसकी वजह से करंट हमारा डेवलप होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें निकालना
आसानी से आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।